हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कंपटीशन क्रैकर्स। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो है TS07 जो कि आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कोर्स है, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के पेपर्स हम जो है डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर्स डाल दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं फेब्रवरी एग्जाम की, फेब्रवरी 2021 एग्जाम की। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अभी न्यू पेपर को। ठीक है, न्यू पेपर को डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को। तो अभी जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो है दोस्तों जून 2018 का TS07 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। ओके, और इसमें टाइम आपको मिलेगा 3 आवर्स और 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। और 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं। तो देख लो यार, यहीं पर ही आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है पेपर को अच्छा करने की। और अभी हम इसमें पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अगर पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखे हैं जिसमें कि हमने दिसंबर 2018 और जून 2019 का पेपर डिस्कस किया था, तो आप यहाँ पर आई बटन पे जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, डिस्क्राइब द रोल एंड रिलेवेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग विथ रिस्पेक्ट टू टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। हिंदी में भी एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़वा देता हूं। तो हिंदी में है, पर्यटन और आतिथ्य संगठनों के संदर्भ में मानव संसाधन नियोजन की भूमिका और प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पहले ही ये बता दूं, इस क्वेश्चन को हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। तो इसके लिए आपको जाना है जो दिसंबर 2018 वाली वीडियो है। ठीक है, मैंने थंबनेल के आगे मेंशन किया हुआ है कि कौन से ईयर की वीडियो हमने डिस्कस करी है। उसका आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमने दिसंबर 2018, मेरे ख्याल से जो आपका लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में आपको हमने दिसंबर 2018 का पेपर डिस्कस किया है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे तो ये चीज आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो गया है, तो आप समझ सकते हैं अगर ये रिपीट हो रहा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा इसके बारे में और भी आप अपने हिसाब से तैयारी करके जा सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, रिपीट हो रहे, जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन उनके आगे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लिखते जाऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, दोबारा रिवाइज करके जाना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन, रिवाइज भी करना और थोड़ा डीप में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन के बारे में पूछा गया है, यानी कि मानव संसाधन मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मानव संसाधन मूल्य निर्धारक तत्व कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं मानव संसाधन मूल्यांकन की, यानी कि HRV, ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू की। तो दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन मींस होता है टू गिव वैल्यू टू अ एम्प्लॉय। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को, जो भी ह्यूमन रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम वैल्यू करना शुरू कर दें, देन उसकी जो वैल्यू हम निकालते हैं थ्रू वेरियस मेथड्स, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स का यूज करके हम हर एक एम्प्लॉय की वैल्यू निकालते हैं, तो उसको ही ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन किया जाता है, कहा जाता है। अब मेथड्स देख लो आप। ठीक है, मेथड्स कौन कौन सी हैं तो दोस्तों इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, मेथड्स इसकी 2 टाइप की मेथड्स होती हैं। सबसे पहले होती है मॉनेटरी मेथड्स। ठीक है, मॉनेटरी मेथड या आप कह सकते हैं इकोनॉमिकल मेथड, जिसमें कि हम मनी के बेसिस पे, कहीं ना कहीं इकोनॉमी के बेसिस पे जो है वैल्यू निकालेंगे ऑफ एन एम्प्लॉय। एक होती है नॉन मॉनेटरी या नॉन इकोनॉमिकल वैल्यू मेथड। ठीक है, तो मॉनेटरी मेथड या इकोनॉमिकल मेथड या नॉन मॉनेटरी मेथड, नॉन इकोनॉमिकल मेथड। अब मॉनेटरी मेथड में फर्स्ट आ जाती है हिस्ट्री। तो इसके आप नोट्स बना लेना यार, जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट टर्म लिखता हूँ मैं, इसके हिसाब से फिर आप वहां पर एक्सप्लेन करके आना पेपर में। तो सबसे पहली है हिस्ट्री कॉस्ट मेथड। हिस्ट्री कॉस्ट मेथड मींस होता है, देखो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ए है, कंपनी है, उसमें आपने ज्वाइन किया, या होटल है आपका, उसमें आपने ज्वाइन किया दोस्तों। तो आप अभी कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, आपको प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ भी नहीं आता है। तो सबसे पहले कंपनी आपको क्या देगी, ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग देगी थ्रू वेरियस ट्रेनिंग स्किल्स, जो कि हमने देखा था किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, थ्रू कोचिंग और भी बहुत सारी चीजें। अब उसमें मान लो आपके पीछे कंपनी 2 लाख रुपए खर्च करती है, 6 मंथ की ट्रेनिंग देगी।
ठीक है, अब आपको ट्रेनिंग आ गई, स्किल आ गई, अब आप एलिजिबल हैं इस कंपनी में काम करने के लिए या किसी और भी कंपनी में काम करने के लिए। अब मान लो आप एक कंपनी में 6 मंथ काम करते हैं, 6 मंथ में आपने ट्रेनिंग ले ली, अब आप उसको छोड़ के किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं ताकि अच्छी सैलरी दे, क्योंकि एक कंपनी तो जो है वो आपकी सैलरी को डिड्यूस करेगी इस तरीके से कि जो आपके पीछे पैसे लगाए हैं उन्होंने 2 लाख रुपए, वो जल्द से जल्द उनके पास वापस रिकवर हो जाए। लेकिन आप बी कंपनी में जाएंगे तो वहां से आपने ट्रेनिंग नहीं ली है, वहां आपको अच्छी सैलरी देंगे। तो ऐसा ना हो, ठीक है, कि आप एक कंपनी से ट्रेनिंग लेके सीधा उसको छोड़ के बी में ना चले जाएं। इसके लिए एक बॉन्ड जो है वो साइन कराया जाता है आपसे कि आपको एसेंशियली 2 ईयर्स हमारी कंपनी में काम करना ही होगा। ठीक है, एक बॉन्ड पेपर साइन कराया जाता है या कहीं कराया जाता है 5 साल तक का बॉन्ड, कि 5 साल से पहले आप कंपनी को नहीं छोड़ते हैं। तो इसी को कहा जाता है हिस्ट्री कॉस्ट मेथड। ठीक है, इस तरीके से हम जो है किसी भी एम्प्लॉय को वैल्यू करते हैं थ्रू हिस्ट्री कॉस्ट मेथड। फिर कि जैसे अगर मान लो, अब देखो किस तरीके से वैल्यू करेंगे। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसको जो है 2 साल की ट्रेनिंग दी है कंपनी ने, तो 2 साल की ट्रेनिंग में उसके पीछे कंपनी ने लगाए हैं मान लो 5 लाख रुपए उसकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, और किसी को दिया है 6 मंथ की ट्रेनिंग और उसके पीछे लगाए हैं 1 लाख रुपए, तो कंपनी के लिए ज्यादा वैल्यू कौन करेगा? ये वाला बंदा, ठीक है, जिसके पीछे 5 लाख लगाए हैं। तो इसको ही कहते हैं हिस्ट्री कॉस्ट मेथड। ओके, तो ये हिस्ट्री कॉस्ट मेथड हमने डिस्कस कर ली। अब दूसरी जो मेथड है उसका नाम है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। अब इसके हिसाब से कंपनी क्या देखती है, देखो जैसे मान लो आप किसी कंपनी में वर्क करते हो, या कोई भी बंदा है जिसका कि नाम ए है, वो किसी एक कंपनी में काम करता है, ठीक है, एक कंपनी सी में वो वर्क करता है। अब वो वर्क करता है दोस्तों, तो उसका वर्क उतना खास नहीं है दोस्तों, और मान लो कंपनी उसको 10,000, ठीक है, 10,000 रुपीज देती है और उससे वर्क लेती है 10 आवर्स, ठीक है, 10 आवर्स उससे वर्क लेती है। लेकिन कंपनी उसके प्रोग्रेस से इतनी खुश नहीं है और कंपनी चाहती है कि जो है वो इम्प्रूवमेंट हो प्रोग्रेस में। तो कंपनी क्या करेगी, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, उसको रिप्लेस करना चाहती है और एक नए एम्प्लॉयर जो कि बी है उससे कंपनी बात करती है। तो कंपनी पहले ये देखेगी कि ये जो बी एम्प्लॉय जो कि नया हायर करने जा रही है वो 10 आवर्स में कितने रुपए लेगा। ठीक है, अगर मान लो वो भी 10,000 में ही अगर तैयार हो जाता है, तो कंपनी को इससे ए से बेटर ऑप्शन मिल जाता है बी में सेम कॉस्ट में। तो ए की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है सिमिलर 10,000 रुपीज और 10 आवर वर्क, तो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक हिसाब से 0 आएगी, क्योंकि इतने में ही वो कर रहा है। अगर 12,000 का अगर ये नया जो है वो वर्क करता है 10 आवर्स के लिए, तो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो कंपनी को पड़ेगी वो पड़ेगी 2,000 रुपीज। ठीक है, तो इसको ही कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब जिस बंदे की रिप्लेसमेंट कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ही जो है वो फायदेमंद होगा कंपनी के लिए, क्योंकि उसको रिप्लेस करने में कंपनी को कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा ही सैलरी देनी पड़ेगी दूसरे को और वर्क उतना ही करता है। तो ये होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। फिर थर्ड जो मेथड है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड, ठीक है, ये है थर्ड मेथड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड मींस होता है टू वैल्यू एम्प्लॉय विद सर्टेन स्किल्स। ठीक है, कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनकी जो स्किल्स होती हैं वो काफी ओवर रेटिंग होती है। ठीक है, बहुत ही ओवर रेटिंग स्किल्स होती हैं कुछों के पास, और वो बहुत ही रेयर होते हैं उस कंपनी के लिए। ठीक है, रेयर एम्प्लॉयर्स होते हैं, कंपनी के लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, तो इसको ही कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। ठीक है, इससे भी जो है वैल्यू किया जाता है एम्प्लॉय को, जिसकी जितनी अच्छी स्किल्स होगी उसकी वैल्यू कंपनी में उतनी ही बढ़ा दी जाएगी, इकोनॉमिकली भी नॉन इकोनॉमिकली भी। फिर तो ये सारी फिर होती है इकोनॉमिक वैल्यू मेथड। ठीक है, आप देख सकते हैं इकोनॉमिक वैल्यू मेथड, ये सारी ऐसे पैसे से रिलेटेड वाली मेथड्स हैं। ठीक है, जो मॉनेटरी मेथड्स हैं। नॉन मॉनेटरी में हम देखेंगे कि पैसे से बाहर की बात की गई है। अब इसमें अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिकल वैल्यू मेथड में क्या होता है कि द एसेट वैल्यू कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखो कोई भी बंदा है जैसे वो किसी कंपनी में काम करता है, उसने अपने 60 साल तक 60 ईयर रिटायरमेंट एज है, तो 60 ईयर तक उसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है वो उसकी होती है इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी रही कंपनी के लिए टिल इट्स रिटायरमेंट, वो होती है इकोनॉमिक वैल्यू। और इसके हिसाब से आदमी को जो वैल्यू दी जाती है वो दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ जो वो होते हैं अलाउंस। ठीक है, अलाउंस दिए जाएंगे उस बंदे से, खुश होके उसको गिफ्ट्स वगैरह दिए जाएंगे और उसको पॉक्स दिए जाएंगे।
ठीक है, डिफरेंट पॉक्स, होम वगैरह देंगे उनको, फूड शेल्टर, ऐसी अच्छी अच्छी फैसिलिटी देंगे, तो इसको कहा जाता है क्या, ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन की ये वाली टेक्निक, इकोनॉमिक वैल्यू टेक्निक की कितनी वैल्यू, इकोनॉमिकली कितनी वैल्यू कोई बंदा रखता है फॉर ऑर्गेनाइजेशन टिल इट्स रिटायरमेंट। फिर है नॉन मॉनेटरी मेथड्स। नॉन मॉनेटरी मेथड्स आ जाते हैं, नॉन मॉनेटरी मेथड्स में आ जाती है आपके कि जो जो एम्प्लॉय है उसका बिहेवियर किस टाइप का है, उसके हिसाब से उसको वैल्यू करना, ठीक है, अच्छा बिहेवियर है टुवर्ड्स अदर, उसका एटीट्यूड किस तरीके का है, मोटिवेशन रेट उसके अंदर कितना है, और उसके बाद सेटिस्फिकेशन कोई कितना एम्प्लॉय रहता है, ठीक है, जिसका ये सब अच्छा होगा वो उसके बेसिस पे भी जो है वो वैल्यू किया जाता है कि अगर ये सब अच्छा होगा तो जो एम्प्लॉयर होगा उसका कॉपरेशन विथ अदर एम्प्लॉयर्स बेटर होगा, और अगर कॉपरेशन बेटर होगा तो खुद ब खुद जो वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो उस एम्प्लॉयर की अच्छी होगी, ठीक है। तो यही मेथड्स हैं, मेथड्स देख ली, मॉनेटरी मेथड्स और नॉन मॉनेटरी मेथड, जिसके बेसिस पे कि एम्प्लॉय को वैल्यू किया जाता है। तो ये सारा हमने देख लिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट आर प्रीरिक्विजिट्स फॉर डिजाइन। किस तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन को डिजाइन किया जाता है, और एग्जांपल्स देने हैं फ्रॉम टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 3, कार्य विवरण की परिभाषित कीजिए। कार्य विवरण को डिजाइन करने का क्या है, और पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में संबंधित उदाहरणों के साथ दीजिए, ठीक है। अब देखो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन इट इज अ वेल नोन वेल रिटन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वेल रिटन, अच्छी तरीके से लिखा हुआ, अच्छी तरीके से स्पष्ट डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, वेल रिटन डिस्क्रिप्शन होता है, जिसके बेसिस पे, ठीक है, जिसके बेसिस पे ये चीज तय की जाती है दैट, ठीक है, कि किसी भी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उस जॉब को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होंगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज क्या क्या होंगे किसी भी पर्सन को किसी जॉब को करने के लिए। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैसी ड्यूटीज जो है वो उस पोस्ट से या उस जॉब से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब देखो, अब इससे क्या पता चलता है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, इससे हमें क्या क्या चीजें मालूम चलती हैं, ठीक है, या क्या क्या इससे हमें जो है इस जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं। सबसे पहले तो पता चलता है हमें कि रिक्रूटमेंट किस तरीके से होना है, ठीक है, जिस टाइप की जॉब होगी, जिस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी जो जिस जॉब में होंगे उसका रिक्रूटिंग वे भी उसी तरीके का होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स ड्यूटी है, तो उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी क्या होगी, टफ होगी। और इसके साथ साथ रिक्रूटमेंट के साथ साथ हमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन से पता चलता है दैट टैलेंट किस तरीके का हमें चाहिए, ठीक है, और स्टेज फॉर जॉब, ठीक है, कि किस तरीके की जॉब का ग्रेड होगा, ये भी हमें पता चलता है थ्रू जॉब डिस्क्रिप्शन। एंड इसके साथ साथ परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस दैट इज रिक्वायर्ड इन द जॉब, अगर टफ जॉब है तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये सब चीज जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें जो है एनालाइज करने को मिलता है। तो इसको पूरी तरीके से स्पष्ट और साफ शब्दों में लिखा गया होता है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आपने लिखना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चाहिए, ठीक है, उसका फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले तो आपको चाहिए जॉब टाइटल, ठीक है, आप टाइटल देंगे 4 से 5 वर्ड का, ठीक है, और उसके बाद जॉब टाइटल आपने दे दिया, फिर आप जॉब पर्पस देंगे कि पर्पस क्या है इस जॉब में, ठीक है, यानी कि जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या क्या हैं वो देंगे आप। एक बर्ड आई व्यू देंगे, एक समरी टाइप की देंगे उस जॉब की, ठीक है, बर्ड आई व्यू या समरी आप देंगे उस जॉब की, ठीक है। उसके बाद जॉब पर्पज के बाद जॉब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ही आ जाएंगी। फिर जॉब ड्यूटीज, क्या क्या आपको ड्यूटीज होंगी, ड्यूटीज क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये चीज आप देंगे उसके ओवरव्यू में, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब आप देंगे क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, एजुकेशन, अब क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और उसके साथ साथ स्किल्स क्या क्या चाहिए वो चीज़ आप देंगे। और एक्सपीरियंस के बारे में आप बताएंगे कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसी के साथ साथ कि वर्किंग कंडीशंस क्या क्या हैं ये भी आता है फॉर्मेट में, ठीक है, कि वर्किंग कंडीशन कहता है, स्टाफ कैसा है,
वर्किंग कंडीशन और वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, कौन सी जगह पे आपको रिक्रूट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन के अंदर आ गई। तो फॉर्मेट ये होगा, सबसे पहले जॉब टाइटल, जॉब पर्पज, जॉब ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल और स्किल्स, फिर एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ वर्किंग कंडीशन। तो ये होता है फॉर्मेट फॉर राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। और जॉब डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट होना है और स्टेज ऑफ फॉर जॉब किस तरीके का है और परफॉर्मेंस आपको कैसी चाहिए उस जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। आई होप कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, अब चलते हैं, एक सेकेंड दोस्तों। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ गया है वो है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, व्हाट आर वेरियस ट्रेनिंग मेथड्स अवेलेबल। ठीक है, किस तरीके के, तो ये है आतिथ्य क्षेत्र में प्रशिक्षण का क्या महत्व है और प्रशिक्षण विधियां कौन सी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अगर आप हमारे सारे वीडियोस देख रहे हैं ना, इससे पहले के 3 लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जून 2019 वाले पेपर में। जून 2019 वाले यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और लेक्चर नंबर 3 के जून 2019 का जो पेपर था उसका ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, इसमें हमने इसको पूरा डिटेल्ड डिस्कशन किया हुआ है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें शॉर्ट नोट पूछा गया है, किसी 2 में शॉर्ट नोट लिखना है, लेकिन हम तीनों देखेंगे। सबसे पहले है टास्क एनालिसिस। ठीक है, तो टास्क एनालिसिस और फिर पूछा गया है एम्प्लॉय ग्रेवियंस और फिर उसके बाद थर्ड में पूछा गया है रिक्रूटमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पर आप इसमें देखते हैं हिंदी वाले में। ओके, तो शॉर्ट नोट आपको लिखना है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट को नियत कार्य विश्लेषण, कर्मचारी शिकायत, भर्ती नीति। ठीक है, तो इसमें आपको वो करना है। तो टास्क एनालिसिस क्या होता है दोस्तों? टास्क एनालिसिस होता है कि एनालिसिस ऑफ हाउ अ टास्क विल बी, एनालिसिस किया जाता है इसमें जो है, इट इज द एनालिसिस हाउ अ टास्क विल बी डन, हाउ अ टास्क विल बी डन। जैसे कोई भी टास्क आपको मिला है, कोई भी आपको मिशन, कोई भी प्रोजेक्ट मिला है आपको, तो इसमें एनालाइज किया जाता है कि किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करेंगे या उस प्रोजेक्ट को आप डन करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। तो किस तरीके से आप किसी भी टास्क या प्रोजेक्ट को डन करेंगे उसको एनालाइज किया जाता है थ्रू, इसको ही कहते हैं टास्क एनालाइज। ठीक है, अब टास्क एनालाइज के थ्रू आप ये चीजें देखते हैं, इट इंक्लूड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आती है टास्क एनालाइज में? डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क। ठीक है, सबसे पहले तो टास्क का डिटेल डिस्क्रिप्शन कि टास्क है क्या, क्या प्रोजेक्ट है, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया होगा इन टास्क एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद टास्क फ्रीक्वेंसी, इस टास्क को वो करने के लिए किस फ्रीक्वेंसी से वर्क करना है। ठीक है, कि मतलब वीकली कितना काम आपको करना होगा और डे वाइज कितना काम करना होगा, ये सब आ जाता है टास्क फ्रीक्वेंसी में। ऑलराइट, उसके बाद टास्क फ्रीक्वेंसी के बाद हम देखेंगे इसमें तो वो आ जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है, इस टास्क में कॉम्प्लेक्सिटी, और इस कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरीके से क्या करा जाए, दूर किया जाए, सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट किया जाए, ये चीज़ हम देखेंगे इन टास्क एनालिसिस। और इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है इन्वायरमेंटल कंडीशन कि किस टाइप के इन्वायरमेंट में, किस टाइप की परिस्थितियों में हमने जो ये टास्क है उसको कंप्लीट करना है, इन्वायरमेंटल कंडीशन में आ गया। ठीक है, वो, और इसके साथ साथ नेसेसरी क्लोथिंग। ठीक है, नेसेसरी क्लोथिंग्स आपकी क्या क्या होंगी। ठीक है, किस तरीके के आपने कपड़े पहनने होंगे और सेफ्टी के पर्पज से किस तरीके की आपने क्लोथिंग करनी होगी, और इसी के साथ साथ इक्विपमेंट, आपके पास कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए इस टास्क को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो टास्क एनालिसिस मीन्स कि हम देखेंगे कि कैसे तरीके से हम टास्क या प्रोजेक्ट जो हमें मिला हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे या डन करेंगे। ये एक डिटेल्ड डिस्कशन होगा इसमें टास्क का,
ठीक है, डिटेल डिस्कशन होगा। अब इसमें क्या क्या हम चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले तो हम डिटेल्ड डिस्कशन पूरा एनालाइज करेंगे उस टास्क को डिटेल्ड वे में। उसके बाद टास्क फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि किस तरीके से अगर हमें पूरा करना है तो वीकली कितना काम करना पड़ेगा, डेली कितना वर्क करना पड़ेगा, कितने आवर्स। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी, क्या मुसीबतें हमें आ सकती हैं और किस तरीके से हम इस टास्क को सिंप्लिसिटी की ओर ले जा सकते हैं, आसान बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या क्या हैं, परिस्थितियां क्या क्या होंगी जिसमें हमें काम करना है। फिर नेसेसरी क्लोथिंग क्या क्या चाहिए हमें, और उसके साथ साथ इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए उस टास्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए। तो ये सब आ जाता है किसमें, टास्क एनालिसिस में। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी अबाउट टास्क एनालिसिस। अब चलते हैं, वेट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉय ग्रेवियंस। आपने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तो एम्प्लॉय ग्रेवियंस को हमने दिसंबर 2018 वाले पेपर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिसंबर 2018 का लेक्चर नंबर 3 में हमने एम्प्लॉय ग्रेवियंस को बिल्कुल अच्छी से हमने क्लियर किया था कि किस तरीके से अगर एम्प्लॉय को कोई ग्रेवियंस है तो किस तरीके से उसको सेटल करने की कोशिश करेंगे। पूरा सेटलिंग वे भी उसमें मैंने बताया हुआ है, डिटेल्ड वे में बताया हुआ है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। फिर है रिक्रूटमेंट पॉलिसी। ये क्वेश्चन अब भी आ रखा है कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होती है। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है द पॉलिसी विच इज रिक्वायर्ड टू रिक्रूट अ कैंडिडेट और एम्प्लॉय। ठीक है, किसी भी नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए या हायर करने के लिए जो कंपनी की प्रैक्टिसेस होती हैं या कंपनी की पॉलिसीज होती हैं उसको ही हम रिक्रूटमेंट पॉलिसी कहते हैं। अब इसमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर मिलेगा किसी भी जॉब के लिए अगर आप डिफरेंट जॉब के लिए अगर आप कैंडिडेट्स को हायर कर रहे हैं तो उनको क्या क्या स्किल्स चाहिए डिफरेंट जॉब के लिए, क्वालिफिकेशन डिफरेंट जॉब्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें मिलेंगी रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर। और इसी के, ठीक है, स्किल्स, क्वालिफिकेशन और उनको क्या क्या ट्रेनिंग बाद में कराई जाएगी वो भी आपको रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर मिलेगी। और उनका टर्म्स, ठीक है, टर्म्स एंड टेन्योर कितना रहेगा, किसी भी जो भी आप ज्वाइन कर लेंगे अगर उसके बाद आपका टर्म्स कितने टाइम तक आपने जॉब करना कंपलसरी है, ये सारी चीज़ें भी आपको रिक्रूटमेंट पॉलिसी में मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ रिक्रूटमेंट पॉलिसी में ही आपको जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन या रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगा उसमें आपको पे स्केल के बारे में भी थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू दिया गया होता है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी मींस ऐसी पॉलिसी जिसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट या हायरिंग किया जाता है नए कैंडिडेट को, और इसमें स्किल, क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपकी स्किल देखी जाएगी, क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, और इसी के साथ साथ आपको वर्किंग कंडीशन बताया गया होगा इसमें, और आपकी पे, सैलरी वगैरह के बारे में भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी दी गई होगी, और जो ट्रेनिंग और जो बॉन्ड आपके साथ साइन करेगी कंपनी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर, यानी कि नेक्स्ट पेज में। तो छठा क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडक्शन प्रोसेस, हाउ वुड यू डिजाइन द इंडक्शन प्रोसेस ऑफ अ बजट होटल ऑफ अ चेन ग्रुप ऑफ होटल। तो इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है, तो यहाँ पर है प्रवेशन परीक्षा। इंडक्शन प्रोसेस से आप क्या समझते हैं, होटलों के श्रृंखला समूह के होटल बजट की प्रवेशन प्रक्रिया को आप किस प्रकार डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो इंडक्शन प्रोसेस मींस जो होता है वो हमने पिछले वीडियो, यानी कि पिछला वीडियो मैं आपको बता देता हूँ, पिछला वीडियो जिसमें कि हमने दिसंबर 2018 का पेपर, तो आप ये देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी मैं कह रहा हूँ ना कि दिसंबर 2018 यानी जो प्रीवियस पेपर में हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इसको आप डिटेल्ड वे में देख के जाना। तो दिसंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 3 में हमारे। ठीक है, तो आप जाके यहाँ पर से देख सकते हैं इंडक्शन प्रोसेस। एक ओवरव्यू मैं बता देता हूँ। इंडक्शन प्रोसेस मीन्स होता है कि जो भी नया कैंडिडेट आता है या नया जो भी एम्प्लॉय आता है तो हम उसको किस तरीके से वेलकम करते हैं, किस तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं, और किस तरीके से हम उसको प्रिविलेजेस देते हैं, पर्क्स देते हैं कि वो अपने काम में जल्दी से जल्दी सेटल हो सके और अपना आउटपुट देना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर होटल चेन में, होटल ग्रुप्स में है तो आप किस तरीके से डिजाइन करेंगे इंडक्शन प्रोसेस को। तो देखो, होटल ग्रुप्स में जो है नए नए लोग आते जाते रहते हैं, तो हमें एक कॉमन सिस्टम बनाना चाहिए जिसके थ्रू कि हम जल्दी से जल्दी किसी भी एम्प्लॉय को सेटल करने में कामयाब रहें। तो एक कॉमन चेन मेथड हम बनाएंगे जिसके थ्रू की मीन्स जैसे नया कोई आता है तो उसके साथ हम किसी जो हमारा एक्सपीरियंस्ड बंदा है उसको उसके साथ हम
भेज देंगे ताकि उसकी जो नए कैंडिडेट की प्रॉब्लम्स हैं वो उसको आसानी से सॉल्व कर दें, और जो नया कैंडिडेट है वो उस पुराने एक्सपीरियंस बंदे से कुछ ना कुछ सीख सके और जल्दी से जल्दी अपने काम में महारत हो जाए। और बाकी आप अपना दिमाग लगा के सोच सकते हैं कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे कि जो नया बंदा आता है वो जल्दी से जल्दी फैमिलियर हो जाए। तो आप उसके लिए पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए मीटिंग्स वगैरह बुला सकते हैं ताकि वो पूरे स्टाफ को जल्द से जल्द पहचाने और उनके साथ कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इतना ओवरव्यू मैंने दे दिया, अब आप अपना दिमाग लगा के लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट और लेबर वेलफेयर एज अ HR मैनेजर, व्हाट आर द वेरियस वेलफेयर एमिनिटीज दैट यू कैन इंट्रोड्यूस इन ऑर्गेनाइजेशन। एक बार मैं आपको ये इंडक्शन वाला हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है, दोनों सबसे अच्छा इंडक्शन वाला तो देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 7, अनुषंगी हित लाभ, फ्रिंज बेनिफिट और श्रम कल्याण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मानव संसाधन प्रबंधन में आप किस प्रकार की विभिन्न कल्याणकारी सुविधा करेंगे, ठीक है। तो कल्याणकारी सुविधा करनी है फॉर लेबर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर होता क्या है। एम्प्लॉय वेलफेयर होता है ऐसी पॉलिसीज, ठीक है, जो कि बनाई जाती हैं फॉर द वेलफेयर एंड कंफर्ट, वेलफेयर के लिए, कंफर्ट के लिए, और इंटेलेक्चुअल एंड सोशल इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय की इंटेलेक्चुअल और सोशल इंप्रूवमेंट को बढ़ाने के लिए और उसके वेज पेड, ठीक है, जो वेज उसको मिलता है उसका भी इम्प्रूव करने के लिए या उसकी भी ग्रोथ के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको कहा जाता है क्या, उनको कहा जाता है लेबर वेलफेयर पॉलिसीज, ठीक है। तो वे लेबर वेलफेयर मीन्स इस तरीके की पॉलिसी को डिजाइन करना जो कि जो एम्प्लॉय है उसके हित में हो, उसको आराम दिलाएं, उसके इंटेलेक्चुअल और सोशल लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, और जो वेज उसको मिलता है, दिहाड़ी उसको मिलती है, उसको बढ़ा सकें, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, दिस एफर्ट विल मेक द वर्दी लिविंग ऑफ एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय के वर्दी लिविंग में ये चीज मदद करेंगे, उसको गरिमामय जीवन यानी डिग्निटी लाइफ देने में ये पॉलिसीज या वर्कर्स वेलफेयर पॉलिसीज जो है वो वर्क करेंगी। और इसी के साथ साथ दीज विल इंक्रीज मोरल ऑफ कंपनी, ठीक है, मोरल ऑफ एम्प्लॉय का मोरल जो है वो इंक्रीज करने में मदद करेंगे। अब जो एम्प्लॉय होगा वो अपने कंपनी के प्रति ईमानदार रहेगा। उसके साथ साथ अगर कोई कंपनी ऐसे पॉलिसीज बनाती है जिसमें कि वेलफेयर हो वर्कर का, तो बेटर इमेज बनेगी उस कंपनी की, बेटर इमेजेस ऑफ कॉरपोरेशन, या हम कहेंगे कि जो भी होटल है उसका जो है बेटर इमेज रहेगी, मतलब बेटर इमेज रहेगी, लोग वहां पर काम करने को तरसेंगे उस होटल्स में, ठीक है। और उसी के साथ साथ वर्कर की जो लाइफ है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी, और वो हैप्पी और कंफर्टेबल महसूस करेगा। ही विल फील हैप्पी एज वेल एज कंफर्टेबल, कंफर्ट में रहेगा वो जो वर्कर है, और अपने दोस्तों को भी बुलाएगा, भाई अपनी कंपनी में आ जा, यहाँ तो मौज ही मौज है टाइप, ठीक है। और वर्कर को ये लगेगा दैट कंपनी टेक केयर ऑफ हिम, तो वर्कर को लगेगा कि कंपनी जो है उसका अच्छा सा ख्याल रखती है और वो भी कंपनी का उतना ही ख्याल रखेगा। फिर इससे क्या होगा, जो वर्कर है उसको सेटिस्फिकेशन भी मिलेगी। तो ये आप मेन पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, या अपना नोट्स में बना के इन सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होती है बताऊं, पॉलिसी जो कि वेलफेयर के लिए होती है, और इससे वर्द लिविंग यानी डिग्निटी के साथ एम्प्लॉय रहता है, मोरल अच्छा होता है, एम्प्लॉय का इमेज अच्छी बनती है कंपनी की, वर्कर लाइफ जो है वो हैप्पी और कंफर्टेबल होती है वर्कर की लाइफ, और कंपनी टेक केयर ऑफ वर्कर ऐसा वो सोचता है, तो वर्कर भी जो है कंपनी की टेक केयर करेगा, सेटिस्फिकेशन मिलेगी वर्कर को, सेटिस्फिकेशन के साथ वर्क करेगा, कंपनी में दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करेगा, और कंपनी को चांद तारों के पास पहुंचा देगा, मींस टॉप में पहुंचा देगा, ठीक है, पूरी मदद करेगा अपनी तरफ से, कंपनी को अपना होम टाइप का समझेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो ये नहीं सोचेगा मैं कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, ये मेरी कंपनी है, इट्स माय कंपनी, इस तरीके का अप्रोच लेके वर्क करेगा, तो ग्रोथ होगी लेबर की भी और कंपनी की भी।
वर्कर की भी कंपनी की भी। ठीक है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, व्हाट इज डिफरेंट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, कार्य निष्पादन मूल्यांकन का महत्व क्या है, कार्य निष्पादन मूल्यांकन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। तो दोस्तों अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो इसमें मैंने चीख चीख के बताया था पर्सनल अप्रेजल, पीए क्या होता है उसको मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है जून 2019 का वीडियो और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये मिल जाएगा। और अगर मैं बता दूं तो लेक्चर नंबर 2 में आपको क्लिक करना है, लेक्चर नंबर 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखने को मिल जाएगा जल्दी। तो उस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल और उसकी मेथड्स बताई हुई हैं, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी वीडियो अभी नहीं। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैरियर प्लानिंग, व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ कैरियर प्लानिंग। तो दोस्तों कैरियर प्लानिंग जिसको कि हिंदी में कहा जाता है वृत्तिका नियोजन का उद्देश्य क्या है, वृत्तिका नियोजन के लाभ और सीमाएं क्या हैं। तो दोस्तों अगर आपने पुराना वीडियो देखा है तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसी के साथ साथ ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9 तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप डिटेल्ड में पढ़ के जाएं, जितना डिटेल में पढ़ के जाएंगे उतना आपका फायदा होगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैरियर प्लानिंग, कैरियर प्लानिंग को भी हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, जो कि हमने दिसंबर 2018 का पेपर देखा था। दिसंबर 2018 का पेपर मीन्स लेक्चर नंबर 3 जो कि आज सुबह ही मैंने अपलोड किया हुआ है, उसका आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पिछला वाला। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इसका ही क्वेश्चन नंबर 7 था दिसंबर 2018 का, और दिसंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 8 था ये कैरियर प्लानिंग। ये दोनों हमने डिस्कस किया था, कैरियर प्लानिंग ही डिस्कस किया था, उसमें एडवांटेज और लिमिटेशन नहीं देखा था। यार एडवांटेज क्या होगा, कैरियर प्लान अगर आपने किया होगा तो उस हिसाब से आपने स्किल्स ली है, उस हिसाब से आपने एजुकेशन ली है, तो वो आपको बेटर स्किलफुल बनाएगा, बेटर आपको सैलरी लेने के लिए गरम गरम पैसा आपके हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, तो इस चीज़ की ओर आपको लेके जाएगा कैरियर प्लानिंग। और लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं यार, अगर आपकी जो सोच है वो लिमिटेड रह जाती है तो आप ऐसे एक्शंस चूज करेंगे या ऐसी एजुकेशंस लेने की कोशिश करेंगे जो कि आपको सीमित अप्रोच करेगी। ठीक है, सीमित एक आपको खुद ब खुद सीमित कर देगी। आप ऐसे टाइप के कोर्स चूज करेंगे अपने लिए, अपने पोटेंशियल के हिसाब से आप अगर कोर्स चूज नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपने पोटेंशियल को पहचानना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज कैरियर प्लानिंग जो है वो गलत रास्ते भी ले जाती है और आपको 10 लाख की जॉब की जगह 10,000 की जॉब में भी पहुंचाने में देर नहीं करती है। ठीक है, एक गलती भी कैरियर प्लानिंग में अगर हो गई तो। ऑलराइट, तो ये चीज़ देख लेना, कैरियर प्लानिंग मोस्ट इंपोर्टेंट, पर परफॉर्मेंस अप्रेजल मोस्ट इंपोर्टेंट हमने देख लिया है। फिर भी आप और भी पढ़ के जा सकते हैं अच्छा पेपर करने के लिए। फिर राइट शॉर्ट नोट एंड एनी टू। ठीक है, तो यार आप में से कोई कह रहे थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताओ, तो यही मोस्ट इंपोर्टेंट है यार, जो रिपीट हो जाते हैं ना वही मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो तो आप करके ही जाना। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, तो एम्प्लॉय काउंसलिंग। ठीक है, अगर आपने देखा होगा मैंने बताया था कि जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे आपके और एम्प्लॉयज की, तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो सब एम्प्लॉय काउंसिल में आता है। तो दिसंबर 2018 का ही पेपर क्वेश्चन नंबर 9 लेक्चर नंबर 3। तो देखो यार क्वेश्चन नंबर 7 ये था उसका 2018 वाले का, क्वेश्चन नंबर 8 ये था, क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो तीनों क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं यार। ठीक है, एक साल के बाद ही तीनों क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, तो ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप जाके देख लेना ये सब, अगर आपने नहीं देखे हैं तो। आई होप कि आप पुराना लेक्चर देख के ही यहाँ पर आए होंगे। और उस वीडियो को, कईयों को तो वीडियो ही नहीं मिलता है यार, ये आई बटन पे मैं डाल दूंगा वो वीडियो। और इसी के साथ साथ मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, इसी लेक्चर के साथ साथ एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें कि मैं ये इसका नाम लिख दूंगा TS07 प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। उसमें मैं 3 लेक्चर अभी तक बना चुका हूँ, ये चौथा लेक्चर है, चारों लेक्चर को डाल दूंगा और एक लेक्चर अभी और आने वाला है। ठीक है, एक रैंडमली मैं कोई भी पेपर पकड़ूंगा, इससे प्रीवियस ईयर का नहीं, 2014, 15, 16, 17 किसी का भी मैं पकड़ सकता हूँ, तो उसमें देखेंगे कि हमसे कितने क्वेश्चन बन पाते हैं। ठीक है, मतलब कि कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए आए या उसमें भी हमें मोस्ट इंपोर्टेंट मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर है एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब देखो एम्प्लॉय मोटिवेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द लेवल ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेवल ऑफ एनर्जी, कमिटमेंट। ठीक है, लेवल ऑफ एनर्जी मींस
कि कोई भी एम्प्लॉय है उसकी लेवल ऑफ उसकी एनर्जी कितनी अंदर है उसके अंदर, और उसका कमिटमेंट कितना तेज रहता है अपने काम के प्रति, वो कितना कमिटेड रहता है, ये चीज़ डिसाइड करती है। ठीक है, एम्प्लॉय मोटिवेशन। और इसके साथ साथ परसिस्टेंस, कितना परसिस्टेंस वो अपने काम में रहता है, कितनी क्रिएटिविटी उसकी है, कितना पंक्चुअलिटी उसके अंदर है, किस टाइप की जो उसकी कैपेबिलिटी हैं, एबिलिटी हैं, स्किल्स हैं, वो सब डिपेंड करता है एम्प्लॉय मोटिवेशन में। तो एम्प्लॉय मोटिवेशन इज डिफाइंड एज द लेवल ऑफ एनर्जी, कमिटमेंट, परसिस्टेंस, क्रिएटिविटी और पंक्चुअलिटी ऑफ वर्कर्स। और साफ फॉर्मूला ये है कि हायर, तो देखो मोटिवेशन लिखता हूं मैं, मोटिवेशन अगर क्या होगा, किसी भी एम्प्लॉय का हायर होगा यानी कि ऊंचा होगा, मोटिवेशन ज्यादा होगा उसमें, देन बेटर इंगेजमेंट होगा उसका, इक्वल टू बेटर इंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी और इंगेजमेंट भी उसका बड़ा होगा, मतलब कि और लोगों के साथ और एम्प्लॉयज के साथ इंगेजमेंट भी अच्छा होगा और प्रोडक्टिविटी भी अच्छा होगा। तो मोटिवेशन हाई होना बहुत जरूरी है किसी भी एम्प्लॉय का। और मोटिवेशन हाई करने के लिए, ऐसे एम्प्लॉय जो दुखी रहते हैं उनका मोटिवेशन हाई करने के लिए ही जो है आपका ये एम्प्लॉय काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, अगर आपको पिछली वीडियो की थोड़ी बहुत याद हो। तो एम्प्लॉय मोटिवेशन ये होता है। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं ट्रांसफर पॉलिसी। जिस तरीके से हमने देखा अभी तक, अभी पीछे एक पॉलिसी और पड़ी थी, ठीक है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी की, जिसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट किया जाता है, स्किल्स वगैरह बताई जाती है, क्वालिफिकेशन बताई जाती है नए कैंडिडेट की। उसी तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिसके बेसिस पे ये ट्रांसफर किया जाता है एम्प्लॉयज का। ठीक है, एम्प्लॉयज का ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम एक कंपनी से दूसरी कंपनी की ओर भी ट्रांसफर किया जा सकता है, या वन प्लेस टू अनदर प्लेस भी किया जा सकता है, या वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी जो पॉलिसीज डिसाइड होती हैं उसको ट्रांसफर पॉलिसीज कहा जाता है। अब ये ट्रांसफर पॉलिसीज डिपेंड करती हैं ट्रांसफर पॉलिसी ऑन सीनियरिटी। सबसे पहले तो सीनियरिटी, जितना सीनियर पर्सन होगा वो कंपनी के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंस रखेगा और उसको ट्रांसफर करने में उतनी ही आसानी होगी। और रिक्वायर्ड स्किल्स, ठीक है, स्किल सेट्स, अगर आपका एक डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हैं लेकिन आपका स्किल सेट उसमें अच्छा नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट में आप अच्छा कर सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या डेटा साइंटिस्ट हैं आप, अब आपको डेटा एनालाइज करना है। ठीक है, डेटा एनालाइज करना है आपको एज ए डेटा साइंटिस्ट, बट आपकी कोडिंग वगैरह उतनी अच्छी नहीं है, तो लेकिन आप जो है अच्छे से मैनेज कर सकते हैं बंदों को। ठीक है, बंदों से काम निकालने में आप अच्छे हैं, तो आपको शायद एचआरएम डिपार्टमेंट में, ठीक है, एचआर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआरडी डिपार्टमेंट में आपको भेज दिया जाए। तो इसको, इस टाइप के ट्रांसफर को कहते हैं स्किल सेट्स के हिसाब से ट्रांसफर करना। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर भी मैटर करती है इन ट्रांसफर पॉलिसी। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर मतलब कि एक बंदा है, मान लो उसको एक डिपार्टमेंट में वो अच्छा नहीं कर रहा है, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, वहां भी वो बेकार कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे यार, फिर यहाँ से तीसरे में भेजा, तीसरे में भी अच्छा नहीं, चौथे में भी अच्छा नहीं, तो फिर उसको हमेशा के लिए फिर उसको वो कर देंगे, एक ट्रांसफर होता है और एक रिटायर कर देंगे। ठीक है, रिटायरमेंट कर देंगे, उसको भेज देंगे अपने घर। ठीक है, और एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर ये होती है, जैसे आपने वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक साल पहले ट्रांसफर करा दिया है, अब आपको दूसरी प्लेस जाना है, तो एक साल पहले ये आपका ट्रांसफर हुआ है, तो कंपनी नहीं चाहेगी कि सीधा अगले ही पल आप दूसरी जगह हवा हो जाए, तो आपको हवा नहीं होने देगी कंपनी। एक जगह पे आपको 4-5 साल तो टिका के रखेगी ही, ताकि आप वहाँ वर्क भी कर पाएँ और पहचान भी न लगा पाएँ वहाँ के इनसे, पूंजीपतियों से। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, पूंजीपति नहीं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज जो कि ट्रांसफर, एम्प्लॉय के ट्रांसफर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उस टाइप की पॉलिसी को हम ट्रांसफर पॉलिसी कहते हैं। तो जो किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है ये डिपेंड करता है सीनियरिटी में, उसकी सीनियरिटी में, रिक्वायर्ड स्किल सेट्स कि किस डिपार्टमेंट के किस टाइप की स्किल चाहिए, फ्रीक्वेंसी और ट्रांसफर। और एक और चीज़ पे ये मैटर करता है, ये मैटर करता है आपकी इम्पोर्टेंस पे। ठीक है, आपकी वैल्यू पे, वैल्यू टू द कंपनी, यूर वैल्यू। ठीक है, एम्प्लॉयर्स वैल्यू इवेल्युएशन था ना, एम्प्लॉयर्स की वैल्यू पे, एम्प्लॉय की वैल्यू पे, अगर अच्छी वैल्यू आपकी है तो जैसा आप चाहेंगे वैसा कंपनी आपके लिए करने को तैयार है। आप चाहेंगे कि दिल्ली से बेंगलोर, तो कंपनी बेंगलोर भेज देगी, आप चाहेंगे बेंगलोर टू गोवा, गोवा भेज देगी, और इंटरनेशनल कंपनी है तो आपको सीधा अमेरिका में बिठा देंगे। और आप चाहेंगे कि नहीं, अमेरिका आई डोंट लाइक, मुझे अब जाना है कहीं और, तो आपको भेजने को तैयार होंगे, बस आपको वर्क करना होगा उसके लिए। तो ये सब था हमारा क्वेश्चन
पेपर। अब जो जो आपने देखो, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए आपको बेसिक कंसेप्ट एक इससे क्लियर हो गया होगा, और बेसिक कंसेप्ट ही बनाने के लिए मैं आपको ये बताता भी हूँ, ताकि जिस बंदे ने कुछ भी नहीं पढ़ा यार उसको कम से कम कुछ बेसिक कंसेप्ट आएगा, तो वो एग्जाम पेपर में कुछ तो लिखने के लिए एलिजिबल होगा, कुछ तो वो लिख पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता था जैसे बचपन में वो कहते थे कि यार भाई एक लाइन बता दे बाकी मैं खुद लिख लूंगा, तो वो एक लाइन मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप खुद से बड़ा सा आंसर लिख लें। कुछ तो महारथी कहते थे भाई बस एक शब्द बता दे बाकी खुद लिख दूंगा, तो वो एक शब्द तो नहीं बताता मैं, एक लाइन भी नहीं बताता, थोड़ा ज़्यादा ही बता देता हूँ उससे, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट मिल जाए और आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी स्किल्स को यूज करते हुए 20 नंबर का आंसर आप लिख सकें दोस्तों। तो यही सब है। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन में आप 30 से 35 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे, तो 30 से 35 मिनट में आप जितना भी लिख पाएँ उतना करिएगा। 600 वैसे वर्ड लिमिट दी गई है, अगर 30-35 मिनट में आप 600 से ज़्यादा वर्ड लिमिट निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल से 700-800 तो आप निकाल ही लेंगे, तो 30-35 मिनट में आप जितने भी निकाल सकें लिख दीजिएगा। 600 वर्ड का कोई इतना खास महत्व नहीं रखता, टिल यू आर नॉट अपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मीन्स जिसमें कि आपको जॉब मिलने वाली है, उसमें ही सिर्फ मैटर करता है वर्ड लिमिट का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली है, और ये था जून 2018 का पेपर जो कि हमने एकदम कंप्लीट कर दिया है, और उससे पहले हमने दिसंबर 2018 का और जून 2019 का पेपर भी देख लिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं 2015 से 2015 से 2017 के बीच का कोई भी ले सकता हूँ इन तीनों में से, और उसमें देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हमसे बन पाते हैं, और देखेंगे कितने क्वेश्चन जो हमने पढ़े अभी तक वो उसमें रिपीट होते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और अगर हम देखें तो आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्तों, और मैंने अभी तक बना दिए हैं 4 लेक्चर्स। 4 लेक्चर्स में 3 पेपर डिस्कस कर दिए, यानी कि 30 नंबर का तो मैंने आराम से आपके लिए डिस्कस कर दिया है। तो आप देखिए कि आप इसमें से कितने नंबर ला पाते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और जितने लाइक्स वगैरह मिलेंगे उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो उतने ही जल्दी आएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।